So in the last class, we discussed about refraction and refraction in our day-to-day life. आपको अब तक ये बात भी ज़रूर समझ में आ जानी चाहिए कि जब a ray of light enters from one medium to another medium, it changes its velocity, it changes its speed. और जब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटीज़ ऑफ द टू मीडिया, वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। आज हम इसके बारे में विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जैसे हम कल देख रहे थे, आज भी देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बेसिकली एक ग्लास का बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि जिसके सारे फेजेस रेक्टेंगुलर हैं। आप देखो, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर। हमें ये करना है कि इसके एक सरफेस से रे ऑफ लाइट पास करके दूसरे सरफेस से निकाल देनी है। अब आप ये कर सकते हो कि आप इधर से इधर निकाल दो या इधर से इधर निकाल दो, एक ही बात है। हाँ, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब किस तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट करेगी ये हमको देखना है। कि मतलब समझो, अगर ये स्लैब रखा हुआ है, एक तरफ से रे ऑफ लाइट जाएगी तो दूसरी तरफ से बाहर भी निकल जाएगी। इधर से एंटर करेगी तो इधर से बाहर निकलेगी। इस बीच में सब ग्लास है, दिस मीडियम इज़ ग्लास। तो जब इस ग्लास मीडियम में वो चलेगी तो उसकी स्पीड कुछ और होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। तो एयर में उसकी स्पीड, ग्लास में उसकी स्पीड, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही बेंडिंग का रीज़न है। तो हम कहते हैं कि एक तरफ से रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आकर के जब किसी ग्लास स्लैब से टकराती है तो बेंडिंग कैसे होती है, उस बेंडिंग की बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और हम देखेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। जिस तरह से हमारा ये स्लैब है, देखो इस स्लैब को ऐसे एक शीट पर रखा हुआ है। ये एक स्लैब, आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आपको पता ज़रूर चल रहा होगा। इसकी आउटलाइन देखें तो कुछ इस तरह की है ना। ये है। अभी तो ये इतना ही दिख रहा है, हम इसको 3 डायमेंशन में थोड़ा सा मूव करके देखेंगे, इसलिए आई हैव सिलेक्टेड दिस वीडियो फॉर यू। तो देखो कि क्या करते हैं हम इसमें कि एक तरफ से हमारे पास एक टॉर्च है, एक लेज़र टॉर्च है जहाँ से हम बीम डालेंगे। ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब किस तरह का दिख रहा है, देखें कि एक तरफ से रे ऑफ लाइट इसमें हमने डाली ऑब्लिकली तो वो अंदर बेंड हो गई है। वो अंदर जाने के बाद बेंड हो गई है। मैं इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ऐसे गई है। हाँ, इस तरह से ये रे ऑफ लाइट आई थी और ये यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस। अब आप समझ जाओ कि ये क्या बात हो रही है। ये स्लैब है तो इसकी इस साइड पे लाइट टकरा रही है, इस पे नहीं टकरा रही है। हाँ, टकरा सकते हैं इस पे भी, फिर इधर से निकलेगी। अभी इधर से एंटर करेगी लाइट तो इधर से निकलेगी। तो ये जिस साइड पे हमने लाइट की टक्कर लगवाई है वो ये वाला साइड है। हाँ, और जिधर से बाहर निकाल रहे हैं वो ये वाला साइड है। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस पूरे स्लैब के अंदर अब लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम सम अदर, किसी अलग स्पीड से, और फिर जब वो बाहर निकलती है तो फिर एक और सरफेस ऑफ इंटरफेस आता है। ये सरफेस जो हम दिखा रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला, जहाँ से लाइट एंटर कर रही है और जहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, उनको हम सरफेसेस ऑफ इंटरफेस बोल रहे हैं। तो वो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस पर ही बेंडिंग शुरू होती है। और अब ये बेंड हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। ये मीडियम था रेयरर, यानी मीडियम ऑफ
lesser optical density. This is a medium of more optical density and denser medium. अब ये वापस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इनसाइड इट इस सरफेस पे, तो यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है। क्या देख रहे हैं हम कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब किसी रे ऑफ लाइट को जो कि ऑब्लिकली उसकी किसी सरफेस पे गिरती है, उसकी ऑपोजिट सरफेस से इस तरह से निकाल देता है कि जो इमर्जेंट रे होती है, जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन पैरेलल जाती है विद अ लेटरल शिफ्ट। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, दिस आई ड्रॉ टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ये स्लैब नहीं होता तो दिस मस्ट बी द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अगर बेंडिंग नहीं होती तो ये रे ऐसे जाती, सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन इस स्लैब की वजह से इसकी बेंडिंग हो गई, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अब ये गया पैरेलल टू दिस। हाँ, इमर्जेंट रे इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विद अ गैप। दिस गैप इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट ही एक्चुअली हमें बताता है इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कि बेंडिंग कितनी हुई। अगर लेटरल शिफ्ट बड़ा है तो इसका मतलब बेंडिंग ज़्यादा हुई। अगर बेंडिंग ज़्यादा हो जाती तो इमर्जेंट रे यहाँ से निकलती और लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होता। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअली तो बेंडिंग इस तरह की हुई है, तो लेटरल शिफ्ट ये है। ये लेटरल शिफ्ट, अगर बेंडिंग कम होती तो लेटरल शिफ्ट छोटा होता। तो लेटरल शिफ्ट हमको एक आइडिया देता है अबाउट द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इसका डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, और बीच में जो रे हमको दिख रही है ये वाली, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स इनसाइड द ग्लास स्लैब। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये दोनों एयर में चल रहे हैं। नॉर्मल यहाँ भी है, यहाँ भी है। नॉर्मल के साथ में देयर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमर्जेंट रे with the normal is angle of emergence, and the angle formed by the refracted ray with normal is known as angle R, angle of refraction। और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि एंगल I is equal to एंगल E in this case, ये एंगल और ये एंगल हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमेशा बराबर होंगे इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। या ये ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की ही बात हो रही है। कभी प्रिज्म की या किसी और डिज़ाइन की बात होगी तो बातें बदल जाएंगी। ठीक है, ओनली अबाउट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। और एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। इसका मतलब the after refraction the refracted ray is bending towards normal। अब कल हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो हमने कहा था कि जो मीडियम जिसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं,
द मीडियम ऑफ लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी, उससे चलती हुई रे ऑफ लाइट जब किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जब स्पीड ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन कम होती है इन द मीडियम 2, तो फिर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। और अगर मीडियम 2 में, मीडियम 2 इज द मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, बेंडिंग इज हैपनिंग, अगर उसमें जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई तो फिर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये बात आप बार बार अपने दिमाग में सेट करते रहो, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगी। हम इसको और अलग कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। हाँ, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हमने ये भी कहा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग तब होगी व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट विल स्लो, when the speed is slowed down, then the bending will be towards the normal. डेंसर मीडियम में आकर के स्पीड स्लो हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम की ज़्यादा है, लाइट को चलने में कुछ तकलीफ होगी तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। जब स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे चलने लगेगी, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। दोनों बातों को रिलेट कर पा रहे हो आप कि क्यों रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है? क्योंकि यहाँ पर लाइट आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होकर के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और वो वापस जब बाहर निकलती है तो फिर से स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो स्पीड कम जब हुई इनसाइड इट, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज सीन, दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। स्पीड ऑफ लाइट इज lesser as compared to the speed of light in rarer medium in glass. Glass forms a denser medium as compared to air. Obvious है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, emergent ray bending away from the normal from the other surface of interface, both the normals, ये normal और इनके साथ में बनने वाले एंगल्स। तो हम एक्चुअली ग्लास स्लैब को देख रहे हैं कि किस तरह से ये होता है, और ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देता है। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा दिख रही है। ये आपका स्लैब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। हाँ, ये हमारा सरफेस ऑफ इंसिडेंस है, जिस सरफेस से हमने सरफेस ऑफ इंटरफेस इंसिडेंट रे के लिए यहाँ पे बेंडिंग हो गई और फिर ये चला गया। ये ज़्यादा विजिबल है ठीक से मेरे ख्याल से। मैं ब्लू कलर से इसकी बाउंड्रीज बना रहा हूँ जिससे कि आप इसको बेटर समझ पाएँ। ऐसा ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तो इधर से इंसिडेंट रे गई, इधर से चली गई, और इधर से इमर्जेंट रे बाहर निकल गई। बिल्कुल क्लियर है। तो what are the laws of refraction we get from this? Actually there are two laws of refraction. Number 1 जो कि हमारा
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नंबर 1 कि एक तो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एक है नॉर्मल, नॉर्मल perpendicular to the surface of interface between air and glass, and the refracted ray. ये और ये normal, they all lie in the same plane. ये हमेशा सेम प्लेन में होते हैं तीनों। वैसा ही है ये जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात हुई थी। यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल की बात हो रही है, और तीनों हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। सेम बात वहाँ पे कही गई थी। दूसरी बात, सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और स्नेल्स लॉ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, इसको हम बोलते हैं साइन आई। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो आप, आपको पता ही होगा साइन, हाँ। और दूसरा साइन ऑफ एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लिखते हैं साइन आर का रेशियो। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। नेल्स लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, यानी साइन आई और साइन आर का रेशियो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। Sine of angle I to sine of angle R is always a constant, and this constant is known as refractive index of the medium in which the refraction is happened, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है। साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल आई, पहला लॉ हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम कह रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन हैज़ हैपेंड, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इस केस में 32 डिग्री एंगल आई और 32 डिग्री एंगल आर हमको 12 डिग्री ऑफ एंगल आर हमको दिख रहा है, तो साइन ऑफ 32 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 12 डिग्री जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब सवाल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए फिक्स्ड रहता है, हाँ, यानी कि एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और हो सकता है, जब रे ऑफ लाइट वाटर टू ग्लास आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो सकता है। इसको अगर हम एक ज़्यादा आसान तरीके से समझें
तो इसको हम ऐसे समझें कि जैसे समझो आपका ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, दिस इज ग्लास, और एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इस स्लैब पर गिर रही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हमने बना लिया है और हमें पता है कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है। एयर इज द मीडियम इन विच इट वॉज प्रीवियसली ट्रैवलिंग, इसको हमने लिख दिया, एयर का नाम रख दिया हमने मीडियम 1, ग्लास का नाम हमने रख दिया मीडियम 2, और एयर से ग्लास में जाते समय उसकी स्पीड में कुछ फ़र्क आया है। क्या फ़र्क आया है? एयर में वो चल रहा था विद अ वेलोसिटी सपोज v1, तो वो वेलोसिटी अब चेंज होकर के वो स्पीड अब चेंज होकर v2 हो गई है। ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम n के जैसा, ये नीटा है, इसको हम n की तरह से लिखते हैं। n इज या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कुछ लोग इस तरह से न्यू की तरह भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारी बुक इस तरह से यूज़ करती है हम यही यूज़ करेंगे, है ना, न्यू नहीं लिखेंगे, हम n लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जगह मैं समझो g लिख दूं, या ग्लास को क्योंकि मैंने मीडियम 2 लिखा है तो मैं g भी ना लिख करके मैं 2 लिख दूं सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यहाँ पे एक डैश लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1। इस बात का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास का? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्योंकि ग्लास मेरा मीडियम 2 है, एयर मेरा मीडियम 1 है, तो हम लिख सकते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमारा मीडियम 2 तो ग्लास है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज एयर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू v1 अपॉन v2, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स, द स्पीड इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हाँ, v1 इज स्पीड ऑफ लाइट in air in medium 1, and v2 is speed of light in glass, that is medium 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते वक्त जो चेंज इन स्पीड होता है v1 अपॉन v2, जो रेशियो बनता है, that v1 v2 ratio is equal to the refractive index। समझो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होती है। इसलिए जब हम एयर में ये बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इतना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब लाइट चल रही है और वो ग्लास में एंटर कर रही है और ग्लास में आकर के उसकी स्पीड अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो कैन वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर?
the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, or the refractive index of glass with respect to air is equal to V1 upon V2, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 तो कैंसिल हो गया, 3/2 इज 1.5। 1.5 इज द रेशियो V1 by V2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है, किसी भी रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है। हाँ, ये बात आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो आप बता देते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 V1 क्या है, इतना मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो यूनिट कोई रही नहीं, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। 9th क्लास में ये बात सीखी थी हमने। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमने मान लिया था कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, थोड़ी सी कम होती है उससे। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वैक्यूम में है। अगर समझो दिस इज वैक्यूम, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज समथिंग वेयर देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ मीडिया, है ही नहीं उसमें मीडियम। तो वैक्यूम जो होगा वहां से एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है, और वो जा रही है एयर में, तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, इसको हम c से डिनोट करते हैं, जैसा हमने कल बोला था, वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। एयर में जब वो एंटर करता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको हम v इन एयर भी लिख सकते हैं, आप v2 लिख लो, जो मर्जी आपकी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 है मीटर पर सेकेंड, यानी एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से थोड़ा सा बेंडिंग हो गया है, स्लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल दिख रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा। विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो ऊपर आता है, c अपॉन v एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ, कैलकुलेट कर लो। 3 अपॉन 2.99 अगर हम लिखें तो 1.003344481 ये सब छोड़ के, हाँ, 1.003 लिख सकते हैं। 2 बार 3 और उसके बाद 3 बार 4 लिखने का छोड़ दो, ये लिख सकते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही हुआ, क्योंकि हमने एयर के लिए मान लिया था, लेकिन एक्चुअली तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यही काम वाटर के लिए करें, वाटर कैन बी अनदर मीडियम, मैं एयर की जगह वैक्यूम लिख रहा हूं, आपका मीडियम 1 इज वैक्यूम, वैक्यूम से रे ऑफ लाइट आई, हमारा मीडियम 2 यहाँ पे वाटर है एज वी हैव डिसाइडेड, तो ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। जब याद रखो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम,
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड दैट इज मैक्सिमम। इससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती। तो फिर यहाँ से जिस भी मीडियम में, वैक्यूम से जिस भी मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, स्पीड कम ही होगी, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। अगर वो सेम ही रहे तो इसका मतलब वैक्यूम ही है, कोई मीडियम है ही नहीं, ज़ीरो ऑप्टिकल डेंसिटी, बेंडिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई भी मीडियम, इवन एयर हो जाएगी तो थोड़ी सी तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगी, क्योंकि वैक्यूम को हम रेयरर मीडियम बोल सकते हैं और किसी भी दूसरे मीडियम को हम इसके कंपैरिजन में, वैक्यूम जहाँ पर मीडियम ही नहीं है उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। सो इन दिस केस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम C बोलते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, कहां से आया, वैक्यूम से आया, वुड बी C upon V water. C is speed of light in vacuum, V water is speed of light in water. So the ratio between the two would be 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. 3 upon 2.25 कैलकुलेट करके देखेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.33। दिस इज, इसको कैलकुलेट करके देख लो। 3 upon 2.25 is 1.33। बहुत सारे 33 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, अभी हमने 3 एग्जांपल लिए, एयर, वाटर एंड ग्लास। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड the absolute refractive index of the medium। जो हमने अभी तीनों एयर, ग्लास और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम निकाले हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडिया कहलाएंगे। यानी ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। हमने देखा था अभी 3/2 कहाँ गया, ये रहा 1.5 या 1.50, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। हाँ, क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है। तो आपकी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का एक टेबल है, देखें कहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल, कहाँ है? ये है। हाँ, इसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वाटर का ये दिख रहा है। उसके अलावा हमको कहाँ है ग्लास, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, कनाडा बाल्सम का 1.53, रॉक सॉल्ट का 1.54, ये सब मतलब अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमको एक्चुअली 1.50 हमारे सिंपल ग्लास का दिया हुआ है। ये तो क्राउन ग्लास अलग टाइप का ग्लास है। ये आपकी टेबल में जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो 1.0003 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडियम 1 वैक्यूम होगा, मीडियम 2 एयर होगा। जब हम कहते हैं डायमंड का 2.42, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी मीडियम 1 तो वैक्यूम है और मीडियम 2 डायमंड है। रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एंटरिंग फ्रॉम वैक्यूम टू डायमंड, और डायमंड में जब वो एंटर करती है तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उनका रेशियो जो है वो 2.42 हो जाता है। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, कैसे निकाल सकता हूँ? मैं लिखूंगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को यहाँ ले आऊँगा और 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42 कर दूंगा। हाँ, तो 3 × 10⁸ का 3 डिवाइडेड बाय 2.42 अगर मैं कर दूंगा तो 1.239, जिसको मैं 1.24 कर सकता हूँ। हाँ, दैट 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का ये वैल्यू आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, यहाँ पे हमको दिख रहा है एयर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम दिख रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 का मतलब क्या है? दिस इज वेरी क्लोज टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसी भी दूसरे मीडियम की हो नहीं सकती, क्योंकि हर कोई मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को थोड़ा बहुत तो कम ही करेगा, बढ़ा नहीं सकता एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, हम ये बात कर चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब वो वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर करता है तो उसकी स्पीड कम होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमको एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन स्पीड ऑफ लाइट बताता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझो उतनी ही ज़्यादा स्पीड में कमी आई है ना। 3 × 10⁸ से डायमंड में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 था, जो कि बहुत ज़्यादा था। जबकि हम देखें एयर में 1.0003, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओनली। हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में वाइल एंटरिंग इनटू द मीडियम एयर बहुत ज़्यादा स्पीड में फ़र्क नहीं आया है, बहुत ज़्यादा स्पीड कम नहीं हुई है। हाँ, तो स्पीड में जो चेंज होता है वाइल एंटरिंग फ्रॉम वैक्यूम टू दैट पर्टिकुलर मीडियम, स्पीड में जो कमी आती है, दैट एक्सटेंट इज told us by the refractive index.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है इन अदर वर्ड्स कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि स्पीड में जितनी ज़्यादा कमी आएगी उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा कब होगा? जब ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ मोर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम ज़्यादा कब होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ मोर। तो कैन वी से वन थिंग दैट, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, क्या कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स more will be the optical density। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। while entering into that medium, और जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, जितनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, जितना ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ लाइट बिटवीन द वैक्यूम एंड द मीडियम होगा, उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रैक्टिकली टेलिंग अस अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी or the extent of refraction. We can simply say that higher the refractive index, more will be the refraction in that medium. अगर वाटर और ग्लास के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे दिए गए, हमें बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे अब वैक्यूम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट है तो केवल ग्लास लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम गोज विदाउट सेइंग। If it is given that refractive index of glass is 1.50 and refractive index of water is 1.33, तो it clearly says that इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ, यानी ग्लास एज अ मीडियम इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर एज अ मीडियम, और रिफ्रैक्शन ग्लास में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल एंटर इनटू दीज टू मीडिया फ्रॉम वैक्यूम। ठीक है, यानी अगर रे ऑफ लाइट वैक्यूम से ग्लास में एंटर करेगी तो ज़्यादा बेंड होगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। जब वो वाटर में एंटर करेगी तो उतनी बेंडिंग नहीं होगी जितनी ग्लास में हुई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, अगर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो। हाँ, तो आपका जो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है वो ही इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम एंगल्स के रेशियो के बजाय स्पीड्स ऑफ लाइट से इस बात को ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम हमको यहाँ से पता चल जाता है। अब अगर दो मीडिया एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से डिफाइन किया जाएगा और बेंडिंग किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से होगी, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट सीख लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप बात कर रहे हो। यानी अगर आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42
इसका मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। विद द हेल्प ऑफ दैट हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कैलकुलेट की जा सकती है बाय डूइंग 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और भी हो सकता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आप यहाँ तक जो बातें हमने देखी हैं अपनी एनसीईआरटी में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लो। हाँ, देख लो ये वाली बात जो हमने सीखी है, हाँ, कि किसी ग्लास में बेंडिंग किस तरह से होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लो कैसे किया जाता है, हमने इसका एक वीडियो देखा था आज। एंड दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. ये बात ध्यान रखें यहाँ पे। द लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ये तो पता ही आपको। दिस इज ट्रू फॉर एंगल ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। यानी ये जो हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर की जो हम बात कर रहे हैं, इनके रेशियो के कांस्टेंट होने की बात कर रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल है जब एंगल्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगे, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये सब बातें आप पढ़ लो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लो। कल हम एक्चुअली समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। हम देखेंगे कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में जब रे ऑफ लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी बेंडिंग किस तरह से एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप लाइट कितना भी बाकी चीज़ें, आपका मिरर, आपका लेंस, आप कितना भी अच्छा सीख लो, साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन आप गलत कर दोगे और आपका कुछ ना कुछ मार्क ज़रूर रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में कल की क्लास में। थैंक यू।